10th क्लास थी जब मेरी, तो आई वॉज टॉपर इन द स्टेट। कि एम्बुलेंस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, बट उन्होंने पहले कि उनको सभी दवाइयाँ अंदर नहीं मिलती, चाहे हम डिस्पेंसरी की बात करें या फिर प्रधानमंत्री जन औषधि की बात करें। और दूसरी, ये सारा हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट होगा। अच्छा, हाँ, ये पार्शियल हॉस्पिटल, हर बेड पे 2 या 3 पेशेंट मिलेंगे आप। हमारा जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वो सरवल कब शिफ्ट होगा और अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर आपके समय में सोशल मीडिया होता है, ये मोबाइल फ़ोन होता है, ये इंटरनेट होता है इतने प्रचलन में, तो आप इसका यूज़ कैसे करते हैं? ये भी सवाल रहता है कि आखिर क्यों जो पेशेंट है उनको प्राइवेट लैब में भेजा जाता है, जबकि ये क्या रीज़न होता है कि जो बाहर के डॉक्टर्स होते हैं वो चंबा नहीं आना चाहते हैं? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं अभी तक ये क्वेश्चन किसी से मैंने सुना नहीं था। और भी पढ़ते हैं आप? बिल्कुल, हमें अपडेट रहना पड़ता है। ससुराल भी आपका चंबा है ना? ये क्या रीज़न होता है कि कुछ डॉक्टर्स का जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और कुछ का काफ़ी बुरा भी होता है, हमें देखने को मिलता है। व्हाट विल बी योर मैसेज टू अ मेडिकल स्टूडेंट दैट दे मस्ट रिमेंबर? जय श्री राम दोस्तों, तो आज हमारे साथ विराजमान है मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रिंसिपल डॉक्टर पंकज गुप्ता सर। और जिस चेयर पर ये बैठे हैं, इस चेयर पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस चेयर पर बैठना कई लोगों का सपना भी है। और कैसे इस चेयर तक पहुँचे, वो जर्नी हम इनसे सुनना चाहेंगे, इनकी वाणी के द्वारा, कि आखिर किस प्रकार से कितना संघर्ष करके, कितने संघर्षपूर्ण इनकी गाथा रही है यहाँ तक पहुँचने की, और कैसे यहाँ पर पहुँचे। सर, थोड़ा ब्रीफली अपने बारे में बताओ एंड देन अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए। थैंक यू उमेश जी। मेरी जर्नी हमेशा, जब भी मैं शुरू की थी पढ़ाई, शुरू से मेरा था दिमाग में कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर का थोड़ा सा प्रोफेशन ऐसा होता है कि बड़ा नोबल प्रोफेशन होता है। मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, अब रिटायर्ड हैं। तो 10th क्लास थी जब मेरी, तो आई वॉज टॉपर इन द स्टेट। उसके टॉपर इन द स्टेट? मैं 10th में था तो स्टेट में टॉप किया था। उसके बाद जब हमारा एंट्रेंस हुआ MBBS का, तो आई वॉज 3rd इन द स्टेट। उसके बाद मेरी जम्मू मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद मैंने रजिस्ट्रारशिप ज्वाइन की वे बैक इन 2001। वो मैंने टांडा मेडिकल कॉलेज में, उस समय धर्मशाला में होता था, वहाँ से ज्वाइन की 2001 में। और सिंस मेरी वाइफ भी यहीं की है, तो वो भी डॉक्टर है, तो फिर हमने यहीं पे 2001 से लगातार मैं यहीं पे हूँ। और उसके बाद फिर टांडा मेडिकल कॉलेज में रहा। उसके बाद बीच में मैं मंडी में एज ए शेड प्रोफेसर रहा। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चंबा में आया। पहले मैं प्रोफेसर एंड हेड था, और अब मुझे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल बनाया गया है। अपनी जर्नी के बारे में तो बताया, लेकिन उन संघर्षों के बारे में बताओगे? अब ऐसे कोई टॉपर तो आ नहीं सकता पूरी स्टेट का, या जो भी आपने अचीव करा है उसके पीछे क्या आपकी गाथा रही है, और क्या आप जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपके ही स्टूडेंट हो सकते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो इस कदर मेहनत करें कि यहाँ तक पहुँचे? उमेश जी, सबसे ज़रूरी हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हार्ड वर्क करना पड़ता है। शुरू से मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स टीचर थे, और उन्होंने शुरू से हमें ये बताया कि जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो मेहनत करने का फल आज नहीं तो कल भगवान देता है। ये मैं सब बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं, रेगुलर हैं, मेहनत कर रहे हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, तो लाइफ में आप बड़ा अचीव करेंगे। और मेरे एक्सपीरियंस पे जो भी बच्चे, हो सकता है कि आज एक बार में थोड़ा सा वो कम रहें, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा हिसाब हो रहा होता है। नेचर हिसाब करती है, भगवान हिसाब करता है। अगर आप मेहनत तरीके से कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, और आप अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। सर, व्हाट इंस्पायर यू टू बिकम अ डॉक्टर? क्या कोई अंदर से इंस्पिरेशन आई थी, या फिर किसी को देखकर, या कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि आपकी इंस्पिरेशन था? डेफिनेटली ये दोनों फैक्टर थे। मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में कोई भी डॉक्टर नहीं था, लेकिन शुरू से था। हम जब डॉक्टर्स के पास जाते थे तो देखते थे कि वो बड़ा नोबल प्रोफेशन है, और आपको जो फीलिंग आती है एज ए डॉक्टर की, जब आपको पेशेंट ठीक होता है, जब वो कहते हैं कि आप तो भगवान हैं, पर हम भगवान नहीं होते। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, भगवान का दूसरा रूप हैं आप, भगवान। और हमें पैसे मिलते हैं उस अच्छे काम के लिए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप सोचो कि जब फीलिंग आती है कि जब पेशेंट ठीक होकर जाता है, जो इमरजेंसी में लेट के आता है, और हम उसको ठीक करके जाएँ, और बाद में जो हमें दुआएं देते हैं या वो करता है, बस उसी की फीलिंग के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। किसी भी प्रोफेशन में जाएँ या कुछ भी काम करें, अगर हमें उस काम में सक्सेस चाहिए,
तो एक चीज़ हमें चाहिए होती है, वो होता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे कि कैसे एक स्टूडेंट जो है कंसंट्रेट रहे, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन की कई सारी चीज़ें हैं, लाइक सोशल मीडिया, मोबाइल फोन एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे जो है एक स्टूडेंट कंसंट्रेट रह सकता है अपने काम को लेकर? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बड़ी हैं। अब जैसे सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, जैसे अब मोबाइल सब बच्चों के पास है, उस मोबाइल के बिना भी आजकल काम नहीं चल पड़ता, क्योंकि आजकल जो भी ज़रूरत भी है। आजकल जो टीचिंग, बच्चे ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हैं। हमें दूर दूर जाना पड़ता था, आजकल बच्चे घर में बैठ के टीचिंग हो रही है। दिल्ली के टीचर उनको यहीं चंबा में बैठ के पढ़ा रहे हैं। मोबाइल को जिसने ठीक यूज़ कर लिया, उनको वो बड़ी ऊपर तक जाएंगे, वो बड़ी अपनी सारी सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते जाएंगे। लेकिन जिन्होंने इसको नहीं ठीक यूज़ किया, उनके लिए वो उतना प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि वो कंटेंट भी उसमें आता है जो कि बच्चों ने नहीं देखना है। तो ये मिक्स्ड है, और ये डिपेंड करता है कि आप यूज़ कैसे करते हो उसको। आई थिंक सर दो चीज़ें होती है। एक चीज़ हो सकती है कि डी अटैचमेंट, कि ऐसी चीज़ों से डी अटैचमेंट जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और दूसरी चीज़ हो सकती है अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ से, जैसे कि अपना स्टडी टेबल हो गया, अपना वो मटेरियल हो गया जो कि हमें आगे लेकर जाएगा, जिस बारे में हम सोच रहे हैं, जिस जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम ड्रीम देख रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अटैचमेंट। आई थिंक इन दो चीज़ों से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हल हो सकता है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर स्टूडेंट लाइफ। अगर आप बैक जाओ अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में, एंड देन आपका अपने लिए क्या सजेशन रहेगा? अगर कुछ कमियां आपको रही होगी कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, या कोई सजेशन आप अपने आप को देना चाहोगे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब आप कोई भी सोचेगा तो लगता है कि ये चीज़ मैं कर सकता था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैं कर सकता था। मैंने जैसे एक डीएम होती है, एमडी के बाद डीएम होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें मैंने ज्वाइन भी कर लिया दिल्ली में, और वो डीएम मैं छोड़ के आ गया। कार्डियोलॉजी की थी डीएम, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता था मैं, लेकिन 2-3 महीने मैंने वहाँ काम किया, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम मैं छोड़ के आ गया। और बट देयर आर नो रिग्रेट्स इन लाइफ में जो है कि जो कहते हैं ना, डेस्टिनी जो होती है वही होती है। आप चाहे जितना भी सोचें, जो आपकी भगवान ने सोचा होता है या डेस्टिनी ने सोचा होता है, अल्टीमेटली वही होता है। बट मेरे एक कसर मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि मैंने डीएम की सीट भी निकाली, मतलब कार्डियोलॉजी की, 3 महीने काम भी किया, और फिर उस समय एज ऐसी होती है, मैं कहा छोड़ो अब बड़ा हो गया, तो मैं वापस आ गया। अगर आपके समय में सोशल मीडिया होता है, ये मोबाइल फ़ोन होता है, ये इंटरनेट होता है इतने प्रचलन में, तो आप इसका यूज़ कैसे करते? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सोशल मीडिया को यूज़ करना भी, क्योंकि आजकल बिल्कुल छोटे बच्चों को सोशल मीडिया की वो सोशल मीडिया देख सकते हैं। और सोशल मीडिया के मुझे लगता है बड़े छोटे बच्चों को, टेंडर जिनका दिमाग होता है, उनको नुकसान ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे कम होते हैं। मुझे लगता है जो इनको बच्चों को एक्सपोजर स्कूल्स में वैसा होना चाहिए कि मैंडेटरी ऐसा होना चाहिए कि उस एज तक, कुछ एज तक उनको सोशल मीडिया का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, उनको सोशल मीडिया मिलना ही नहीं चाहिए। या सोशल मीडिया की बात नहीं मैं कर रहा, और भी चीज़ें हैं बड़ी, जैसे उसमें कंटेंट बड़ा कुछ हो सकता है, और भी बड़ी चीज़ें कंटेंट होती हैं जो कि बच्चों के पास नहीं जानी चाहिए, अनलेस जैसे लाइसेंस होता है, जैसे स्कूटर चलाने का या गाड़ी चलाने का लाइसेंस आपको 18 साल या 16 में मिलता है। मुझे लगता है टाइम आ गया है कि ये जो ये लाइसेंस भी मुझे लगता है यूज़ करने के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मेरे लिए, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट ऐसा कुछ होना चाहिए कि व्हाट विल बी योर मैसेज टू अ मेडिकल स्टूडेंट दैट दे मस्ट रिमेंबर? I always tell my medical students that the first thing and foremost thing is hard work. That is one. Then you have to be disciplined. Then you have to be regular. The problem is हमारे पास there is no second chance. किसी और डिपार्टमेंट में हमारे पास पेशेंट मर रहा है, सिक पेशेंट है, हमारे पास उसके बाद चांस नहीं है कि अगर उसमें अगर गलत कर दिया तो पेशेंट ख़त्म हो गया, और अगर ठीक किया, हमारे प्रोफेशन में एवरेज नहीं है चलेगा, हमारे प्रोफेशन में बेस्ट डॉक्टर चलेगा। एवरेज मींस एवरेज और लो एवरेज नहीं चलेगा, बाकी डिपार्टमेंट्स में चलेगा, क्योंकि लाइफ इज़ एट स्टेक। डॉक्टर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी नॉर्मल नहीं रहती। पहले एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप करेगा, उसके बाद हाउस जॉब करेगा, उसके बाद एमडी करेगा 3 साल के लिए, उसके बाद डीएम करेगा, तो 15-20 साल लगते हैं। जो उनके कुलीग होंगे, इंजीनियर कुलीग होंगे, वो तब तक यूएस वगैरह में बैठ के वो दे विल बी कंफर्टेबल। इनको 20-20 साल लग जाते हैं अपने पोजीशन में पहुंचते पहुंचते। तो बट अब जब प्रोफेशन चुना है, और आपने अगर पहले तो चुनो ही वो जिनका डेडिकेशन हो, और जिनको डेडिकेशन है वो बड़ा अच्छा भी करेंगे और उनके लिए बेटर भी रहता है।
सर ये क्या रीज़न होता है कि कुछ डॉक्टर्स का जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और कुछ का काफ़ी बुरा भी होता है, हमें देखने को मिलता है। अब ये उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से होता है या फिर जो वो इतनी स्टडी करता है, इतना स्ट्रगल करता है, उसकी वजह से होता है? हाँ नहीं, ये ठीक कहा आपने कि कईयों का बिहेवियर ठीक नहीं होता, और ये हर चीज़ हर प्रोफेशन में होता है। ये तो है। ये होना नहीं चाहिए, हमारे प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। अब जब से एनएमसी पिछले 5-7 साल से हमें ये एटकॉम एक नई मतलब हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, बिकॉज ये पढ़ाई का अब ये इंक्लूड हो गया है। बिकॉज पेशेंट्स हमारे पास जो भी आएगा, किसी और डिपार्टमेंट में खुश भी जाएगा, हमारे पास जो भी आएगा सब दुखी आते हैं। वाई शुड ए नॉर्मल पर्सन कम टू अस? वो जब भी कोई आ रहा है, he'll be a patient, he'll be suffering from some disease। और वो जब मेरे पास आया और मैंने उससे बात ही गंदे तरीके से कर दी, तो आधी, अगर मैंने अच्छी बात की तो आधी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी। मैंने उसको कंफर्टेबल किया, अगर मैं उसको टूट के पड़ गया, वो होना नहीं चाहिए, बट कई शायद वर्कलोड ज़्यादा है तो इसलिए करते होंगे। बट मुझे लगता है कि तब भी नहीं करना चाहिए, अगर वर्कलोड भी ज़्यादा है, कि जिसका भी ज़्यादा है उसको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अपने बारे में बताना चाहोगे कि आप बेसिकली कहाँ से थे, कहाँ का आपका बर्थ है और कब आप चंबा आए, हिमाचल आए? पठानकोट के पास जम्मू के पास कठुआ है, वहाँ पे बर्थ हुआ है। मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं हुई, MBBS MD वहाँ की है। उसके बाद रजिस्ट्रारशिप थी जो वो हम धर्मशाला में होती थी जब टांडा मेडिकल कॉलेज बना था, तो 2001 की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने वहीं पे सीनियर NC की, फिर AP बना, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मैं नेरचौक मंडी गया। मेरी वाइफ भी वो आजकल डिप्टी CMO है, यहाँ पे ही है, पहले वो टांडा में ही थी, अभी रिसेंटली आई है, MOH है, मैं डॉक्टर कविता, वो बेसिकली यहीं की है। तो इस ससुराल भी आपका चंबा है ना? हाँ, आप कैसे, मैं तो अपने आप को चंबा का बेटा ही मानता हूँ, दामाद की जगह बेटा ही मानता हूँ, मैं तो बेटा ही रहना चाहता हूँ। कैन यू शेयर एनी मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम योर जर्नी या फिर फ्रॉम दिस मेडिकल कॉलेज चंबा जो आप कभी नहीं भूल सकते, ये काफ़ी अच्छा अनुभव कोई रहा हो आपका? मेडिकल कॉलेज में आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट, क्योंकि सारे यहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे आते हैं, और यहाँ सबसे जो हमारी स्वीट मेमोरी होती है जब हमारा रिज़ल्ट निकलता है, और रिज़ल्ट में जब हम पास होते हैं, हमारे जैसे प्रोफेशनल होते हैं, हर प्रोफेशनल में अगर आप किसी भी प्रोफेशनल में बिना फेल हुए अगर पास हो गए तो दिस मीन्स कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और हमेशा आपको बड़ा अच्छा लगता है। एनी मेमोरेबल स्टोरी दैट इंस्पायर यू अ लॉट इन योर जर्नी? मेरे जो घर के पास एक रहते थे, वो बड़ा बेचारा गरीब बच्चा था, और वो भी अल्टीमेटली डॉक्टर बना। उसको मुझे पता है कि किताबों के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, मेरे फादर उनको किताबें देते, पढ़ाते भी थे, फ्री ऑफ कास्ट किताबें देते थे, और अल्टीमेटली डॉक्टर बना, और बड़ा अच्छा डॉक्टर बना, और मेरे से बड़ा था, तो उसको देख के भी हमें काफ़ी वो लगा कि बनना चाहिए। तो उसकी मैं देखता हूँ कि उसकी जर्नी, वो तो पूरी रात पढ़ता था, वो मुझे लगता है कि उस समय कितने घंटे पढ़ते थे अगर घंटों में डिवाइड करें? वैसे ये चीज़ें होती नहीं है घंटों में डिवाइड, लेकिन फिर भी मतलब जब MBBS के दौरान, और सिर्फ MBBS में तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है, नो डाउट 7-8 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है, उसमें टाइम अगर निकले, इवन हमें अभी भी पढ़ना पड़ता है, मैं अभी भी 1-2 घंटे दिन में देता हूँ, क्योंकि अभी भी पढ़ते हैं आप? बिल्कुल, हमें अपडेट रहना पड़ता है, नई चीज़ें, क्योंकि नहीं तो पुरानी हो जाएगी, नई बीमारियाँ आ रही हैं, उनके नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं, नए डायग्नोसिस मोडेलिटीज़ आ रही हैं, तो हमें अभी भी पढ़ना पड़ता है। हाउ डू यू सपोर्ट योर स्टूडेंट्स इन मेंटल हेल्थ? लाइक आजकल मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा वीक होती है एंड सुसाइड केसेस ऐसे भी बढ़ते जाते हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को लेकर कैसे सपोर्ट करते हो उनको? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं अभी तक ये क्वेश्चन किसी से मैंने सुना नहीं था, और ये मेंटल हेल्थ इशू एक बहुत इट हैज़ कम इन ए बिग वे। इसके लिए हमें यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं, एक अमरू हमारी यूनिवर्सिटी की, उसकी UGC की गाइडलाइंस हैं, एंड वी आर फॉलोइंग दैट। हमारे पास वी हैव ए डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ओवर हेयर, उसमें वी हैव 2 साइकेट्रिस्ट, वी हैव फॉर्म्ड एक फ्यू कमेटीज़, उसमें हम कुछ HODs हैं जो कि हम और मेंटी हमने वो प्रोग्राम बनाया हुआ है, और वो मेंटर्स जो हैं वो हर बच्चे का जो मेंटी के पास जाते हैं, और ट्वाइस इन ए मंथ, अभी मैंने कल नए बैच के लिए भी ऑर्डर निकाला है, तो वो उनसे पूछते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद साइकेट्री वाले हमारे होते हैं, वो उनकी क्लासेस में जाके
लेक्चर लेते हैं। आई माई सेल्फ गो टू द क्लासेस। पढ़ाने के लिए तो जाते ही जाते हैं, मुझे क्योंकि पढ़ाना पड़ता है 4 बैच को, और हम उनको ये भी बताते हैं मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर प्रोफेशन। फिर हम उनको क्लास में लेक्चर देते हैं हाउ टू डी स्ट्रेस। हमारे पास योगा डे होता है, हम योगा करवाते हैं, मेडिटेशन बच्चों को बताते हैं। एंड देन देयर कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि आजकल मेंटल इश्यूज बड़े ज़्यादा हो गए हैं, पहले बड़े कम होते थे हमारे टाइम, अब मेंटल इश्यूज ज़्यादा। What advice you give to the MBBS student to join this Chamba college? So I welcome all the students who want to join Pandit Jawaharlal Nehru Government Medical College. This is upcoming medical college, and we have already completed 4 batches. And for your information, I'll be telling that there are 2 postgraduate department also in our medical college. मतलब पहले जो हम थे, पहले सिर्फ MBBS कराते थे, अब MD भी शुरू कर दी है हमने 2 डिपार्टमेंट। कब से? ये बस इस बार से हमें वो LOP आ गई है, और इस बार से हम MD भी शुरू करेंगे। MD हम यहीं MD के यहीं तैयार करेंगे। 2 सीटें हम मेडिसिन में तैयार करेंगे, 2 सीटें आर्थोपेडिक्स में तैयार करेंगे, और हम चाहते हैं कि लोकल बच्चे आएँ और यहीं आप काम करें, जो और शार्टेज भी हमारे दूर हो जाए बच्चों। लेकिन सर ये क्या रीज़न होता है कि जो बाहर के डॉक्टर्स होते हैं वो चंबा नहीं आना चाहते हैं? देर में भी सम इश्यूज, लोगों को शायद डिस्टेंस दूर लगता है, या फिर कोई एजुकेशन या कुछ ऐसी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। ये तो बड़ी बार मैंने देखा, हाँ परसेप्शन ही है, बिकॉज व्हेन आई वाज इन कांगड़ा मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नेवर वांटेड टू कम टू चंबा। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों परसेप्शन है, क्योंकि दिस नॉट रॉन्ग, पीपल आर गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, और हमें बड़ी मतलब कोऑपरेशन मिलती है। जहाँ भी किसी के पास भी जाएं तो वी हैव फुल कोऑपरेशन। शायद एक बार जो आ जाता, पहले आते नहीं, पर जो आ जाता है वो यहाँ से जाएगा नहीं, ये मैं पक्का बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बाहर की फैकल्टी आई हुई है, और दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी कंजेस्टेड। और मैं इसी के माध्यम से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के और बाकी जगह के डॉक्टर्स को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ आएँ, मोस्ट वेलकम, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ से तो खैर नहीं होनी, बट इवन यहाँ सोसाइटी इतनी सपोर्टिव है, और दे आर रियली नीडी। यहाँ नीडी हैं, जैसे हम 40% फैकल्टी से काम कर रहे हैं, अगर वो आ जाए तो लोगों को भी फ़ायदा होगा। और मैंने बाकी जगह भी काम किया, बट मैंने वर्कड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, है वर्कड इन मंडी एंड इवन सम टाइम इन हमीरपुर, बट यहाँ जो प्यार मिला और यहाँ जो वो हुआ वो कहीं भी नहीं मिला। एक बार जो चंबा आ जाता है सर, हाँ, वो चंबा से वापस नहीं जा पाता है। लेकिन आप चंबा आए, चंबा मेडिकल कॉलेज आए, और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बारे में कई सारी खामियां हमको सुनने को मिलती हैं, लेकिन वी वांट टू नो द योर अचीवमेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज चंबा। जब से ये मेडिकल कॉलेज चंबा बना है, उसके बाद क्या क्या इसने अचीव करा है? क्योंकि खामियों के बारे में तो सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन चलो अचीवमेंट के बारे में आज बात हो जाए कि आखिर क्या क्या अचीव करा है, ताकि लोगों को भी पता चले कि मेडिकल कॉलेज चंबा आने से चंबा का नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा ही हुआ है। अब जो काम हो रहा है यहाँ पे बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम हो रहा है। अब आप देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आर्थो डिपार्टमेंट है, वहाँ ऐसी पहले यहाँ पे मुझे पता, जब मैं यहाँ था सिर्फ प्लस्तर होता था, प्लस्तर बस पेशेंट खुश हो जाते थे, रेफ़र कर देते, प्लस्तर हो गया बस ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अब ऐसी सर्जरी हो रही है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो रही है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, बायलेटरल हिप रिप्लेसमेंट, बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट हो रही हैं। जो सर्जरी बेस्ट सेंटर्स में हो रही हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। हम रोबोटिक सर्जरी के लिए भी तैयार हैं। हमने शायद हमें डी साहब के माध्यम से CSR से रोबोट मिलेगा, तो हम रोबोटिक सर्जरी के लिए भी तैयार है, हमारी टीम तैयार है। तब फोरेंसिक इज़ मच अहेड देन पोस्टमार्टम। ऐसे जो बस हमें लगता था कि ये गिर के मर गया, लेकिन अभी हमें पता लग जाता है कि गिर के नहीं, ये मारा हुआ है किसी ने, उसके बाद गिराया हुआ है। सो ये चीज़ें सारी हो रही है। फोरेंसिक का पूरा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है हमारे पास। सर्जरी जो जनरल सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कभी नहीं हुई पहले, अब यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है अब, और बड़ी अच्छी सर्जरीज हो रही हैं। कैंसर सर्जरीज हो रही हैं, रेडियोथेरेपी हमारे पास है, MRI शुरू कर दिया है हमने। MRI के लिए हम नो डाउट अभी ज़्यादा नहीं कर पा रहे, बट MRI हमारा रेगुलर हो रहा है। बायोकेमिस्ट्री टेस्ट मैंने आज की, मैं आपके पास ये शेयर भी करूंगा। हमारे पास जैसे पिछले महीने 31,340 टेस्ट हुए हैं ये, और ये है पैथोलॉजी के, इसमें 4,201 टेस्ट हुए हैं। ये 2 लैब्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये भी सवाल रहता है कि आखिर क्यों जो पेशेंट है उनको प्राइवेट लैब में भेजा जाता है, जबकि अगर टेस्ट यहाँ पर हो तो उनका पैसा जो है कम खर्च। देखो ऐसा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सारे पेशेंट्स को हमें बाहर भेजना पड़े। अगर जैसे हमारे पास, क्योंकि मशीन 1-2 नहीं है, हमारे पास 5 डिपार्टमेंट हैं जो ये टेस्ट कर रहे हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और भी डिपार्टमेंट हैं, बायोकेमिस्ट्री। उसमें क्या होता है कि जैसे इतनी मशीन हैं, एक आधी मशीन कभी ख़राब हो जाती है, क्योंकि कुछ पुरानी मशीनें भी हैं।
पहले उसमें थोड़ा सा रिपेयर में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हमारे पास कोई टेंडर नहीं था कि किसको दे। सरकार प्राइवेट में मैं हूँ, मेरे पास अगर लैब है तो मेरी अगर मशीन आज ख़राब होती है मैं उसी समय फ़ोन करूँगा, पैसे मैं जेब से पैसे जेब से दूंगा और हमें यहाँ पैसे का पूरा हिसाब रखना पड़ता है। ऐसे अगर हम ऐसे मर्जी से बुला लें बाद में वो हो जाएगा कि आपने उसको ज़्यादा दी थी कम दी, मतलब ये फाइनेंशियल रूल है। बट फिर भी हम बड़ी फास्ट करते हैं, हमारे पास बैकअप है। जैसे अभी CBC की मशीन ख़राब थी बट एक बैकअप था, वो कम कर रहे थे बट हो रही थी। थायराइड फंक्शन टेस्ट की मशीन ख़राब है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, बट वो कृष्णा में हो रही है। पर कृष्णा में जो हो रही है वो भी फ्री हो रही है, कृष्णा भी सरकार ने दी हुई है। कृष्णा में जो टेस्ट हो रहा है अगर अंदर की लैब से नहीं हो रहा तो हम लिख के लेते हैं उनसे और वो हम कृष्णा से कराते हैं, कृष्णा में भी फ्री हो रहा है। आज LFT की मशीन थी जो आज ठीक हो गई है और आज से हमने शुरू कर दी है। दूसरा PTINR की थी, उसकी अर्थिंग की प्रॉब्लम थी, वो भी आज क्लियर हो गई है, कल से वो भी शुरू कर देंगे। दो प्रॉब्लम्स और लोग कहते हैं जो उनको मिलती है, जैसे सुनने में आता है कि पहले की उनको सभी दवाइयाँ अंदर नहीं मिलती, चाहे हम डिस्पेंसरी की बात करें या फिर प्रधानमंत्री जन औषधि की बात करें। और दूसरी की कहते हैं कि जो सफाई व्यवस्था है वो इतनी अच्छी नहीं है वॉशरूम्स में या फिर वार्ड्स में। इसको लेकर क्या आपके प्लान्स है या कि ये क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का? ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम नए में शिफ्ट होंगे, नए मेडिकल में, थिंग्स विल टोटली चेंज। उसमें क्या है कि उसमें सब कुछ नया है। ये RH आपको पता है कब का है, बहुत पुराना है RH। और बाथरूम्स नो डाउट पुराने हैं, बाथरूम थोड़े स्टार्टिंग में अनहाइजीनिक थे, उसको हमने वही प्रोसेस है हमारे पास, उसमें हमें कोई वैसा हमें जो है पहले इसमें प्रोसेस ये होता है कि हम अपने लेवल पे ठीक नहीं करा सकते। हमने जैसे PWD को हमने काफ़ी प्रोसेस किया। पहले हमने NHPC को लिखा था, डी साहब ने हमारी हेल्प की, NHPC को लिखा, पर जब उसका बिल को उसका जो उन्होंने एस्टिमेट बनाया 80 लाख के करीब आया तो वो दे बैकआउट, वो कह रहे जी हम इतना नहीं दे सकते। फिर हमने दोबारा प्रोसेस किया, फिर PWD वालों को लिखा, PWD वालों ने हमें एस्टिमेट फिर 80 लाख के करीब आया हुआ है। फिर डी साहब ने इंटरवेंशन किया, वो खुद आए यहाँ पे और मीटिंग ली उन्होंने, उसमें उन्होंने 3 में डिवाइड किया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो हमने बना लिया है, काफ़ी कुछ ठीक कर भी दिया है जो हमारे लेवल का है। बाकी क्योंकि पहले तो हमने ऊपर ही लिखा था, तो जब पैसा आएगा तो हम इमीडिएटली कर लेंगे, बट कुछ हम अपने लेवल पे भी कर लेंगे। दवाइयों को लेकर कि आखिर क्यों इतनी सारी दवाइयाँ यहाँ पर नहीं मिल पाती, कुछ मिलती हैं? दवाइयों का ऐसा है कि कुछ लिमिट होती है हमें, जो एक पोर्टल होता है DVDMS पोर्टल। पहले तो सिर्फ हमें 2 CR का था, वो 2 करोड़ का था। फिर हमने विधायक जी को बताया, विधायक जी के इंटरवेंशन से MLA साहब ने फिर NHM वालों को बोला और वो हमारा 2 से उन्होंने 2.5 करोड़ करा दिया, मतलब 50 लाख का हमें इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि हम दवाइयाँ उतनी ले सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं ले सकते। जितने 1200 की OPD है हमारी, 1200 की OPD है, इंडोर इतना ज़्यादा है, हर पेशेंट हर बेड पे 2 या 3 पेशेंट मिलेंगे आपको, मतलब डबलिंग है। क्योंकि सिर्फ जितने बेड हैं उतने ही पेशेंट हों तो हम कंफर्टेबल हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है। तो वो हम कुछ जन औषधि से ले रहे हैं, कुछ हमें इमरजेंसी में लेनी पड़ती हैं, कुछ पोर्टल से, बिकॉज हर दवाई को ख़रीदने का हमारा कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कैसे खरीद सकते हैं हम, ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी से नहीं खरीद सकते। हाँ चलो अच्छी बात है, आप कुछ कर तो रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन जब हम MLA साहब के साथ इंटरेक्शन करी थी, उनके संदर्भ में भी हमने ये चीज़ लाई थी कि एम्बुलेंस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट उन्होंने कहा कि 2 एम्बुलेंसें नई आ चुकी हैं यहाँ पर, तो क्या प्रॉब्लम्स रहती है? मतलब जब एम्बुलेंस नहीं आती हैं वो एक पेशेंट ही समझ सकता है, क्योंकि अभी पिछले भी 3-4 घंटे तक उन्होंने वेट करा एंड देन उनको एम्बुलेंस नहीं मिली, वो प्राइवेट एम्बुलेंस के थ्रू गए एंड पता चला कि उस व्यक्ति की फिर कुछ समय के बाद मौत हो गई। शायद अगर टाइमली मिलती है तो शायद मौत नहीं होती। तो क्या प्रोसेस रहता है इन एम्बुलेंस का? अनफॉर्चुनेट है ये कि मतलब पेशेंट की मतलब एम्बुलेंस ना मिलने की अगर कभी ऐसे प्रॉब्लम हो तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। ऐसे है कि नो डाउट हमारे थोड़े रिसोर्सेज की कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं भी ज़रूरत पड़ती, पर कभी कभी 2-2, 3-3 एम्बुलेंस इकट्ठी चली जाती हैं। और कोई दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन या 2-2 दिन या 3-3 दिन कोई एम्बुलेंस कहीं नहीं जाती, रेफ़र नहीं होते पेशेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो 2-3 दिन इकट्ठी हमें जानी पड़े, उस समय कभी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे विधायक साहब ने आपको बताया और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन CM साहब ने हमें 2 ALS, बेसिकली हमें नहीं मतलब डिस्ट्रिक्ट को 2 ALS दी हुई हैं, नई आई हैं, वो उन्हें फ्लैग ऑफ किए हैं और 2 मिल गई। उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक तो एम्बुलेंस की बात हो, दूसरा ड्राइवर्स की बात होती है। अब ड्राइवर्स भी उतने होने चाहिए। अब ड्राइवर देखो, जैसे कभी कभी 3 गाड़ियाँ अगर गई हुई हैं, एक हमारा निकला यहाँ से, एक रास्ते में है, एक वापस आ रहा है, क्योंकि टांडा ज़्यादातर जाते हैं तो 4-4.5 घंटे का रास्ता होता है, तो कभी कभी वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अच्छी बात लग रही है सुन के कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है और आप अपनी तरफ से पूरा कर रहे हो और ये अच्छी बात है, थैंक यू आपका। लेकिन एक सवाल सबका है,
बहुत समय से कि आखिर हमारा जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वो सरवल कब शिफ्ट होगा और अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? इशू ये है कि वो परचेज़ हो रहा है, उसमें हायर लेवल से परचेज़ हो रहा है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बड़ी हाई एंड मशीनरी होती है। नॉर्मली परचेज़ के रूल होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जैसे बताया कि मैं जाके मैं दुकान से गया और मैंने अपना किया और उसमें टेंडर करने पड़ते हैं। इतनी हाई एंड मशीनरी में सिर्फ कभी कभी एक टेंडर आता है, जो कि फाइनेंशियल रूल हमें अलो नहीं करते। 3-4 बार उन्होंने किया है और कभी कभी एक आ रहा है, कभी 2 आ रहा है। जब तक 3 नहीं आएंगे तो ऐसे ही क्रिटिकल केयर हमारी बन रही थी, उसमें अब उसमें भी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि वो एनएचएम की तरफ से हो रहा था। एक बार एक आया, एक बार 2 आए, फिर एक बार एक आया, फिर गवर्नमेंट ने स्पेशल परमिशन दी। गवर्नमेंट ने इसका ध्यान दिया कि ये डिले हो रहा है, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके स्पेशल परमिशन दी और वो अब 31 के आसपास, जो उन्होंने मुझे बताया है, 31 मतलब कल के आसपास क्रिटिकल केयर बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि उसमें ऐसा है कि उमेश जी, जब कोई भी चीज़ शिफ्ट होनी है ना, उसके लिए मतलब क्योंकि ये हॉस्पिटल शिफ्ट होना है, मतलब पूरी तैयारी होनी चाहिए। नो डाउट थोड़ा सा वो लेट हो गए हैं तैयारी में। ऐसा है कि उसमें कुछ फर्नीचर का इशू है और इक्विपमेंट का इशू है, जाएगा। तीसरा जो इशू है मैन पावर का, मतलब मैन पावर थोड़ा सा। और मैं ये एक चीज़ बता दूँ, इस क्लियर कर दूँ कि ये सारा हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट होगा। अच्छा, हाँ, ये पार्शियल हाफ शिफ्ट में, आप शायद लोगों को नहीं पता है। बहुत अच्छी बात होगी जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और ये एनएमसी के लिए 500 बेड चाहिए होता है, जो नीचे बन रहा है हमारा 200 बेड बन रहा है। तो हमें चाहिए 500, हम ऑलरेडी 325 बेड तो यहाँ पे हैं हमारे। तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए, तो अगर यहाँ छोड़ दिया हमने तो हमारे 200 पेशेंट वहाँ होंगे, तो हमें ये भी चलाना पड़ेगा, वो भी चलाना पड़ेगा। दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे। जब टांडा स्टार्ट हुआ तब भी मैं वहाँ था, नेर चौक जब स्टार्ट हुआ तब भी मैं वहाँ था। मुझे तो लगता है कि जहाँ भी स्टार्ट शुभ घड़ी में आप वहीं होते हो, है ना? तो इट विल टेक टाइम बिकॉज इट इज़ अ मेडिकल कॉलेज है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, मेडिकल कॉलेज है। और इट विल टेक टाइम, बट थिंग्स विल चेंज। और मुझे लगता है आने वाले टाइम और चेंजेस बड़ी अच्छी हो रही, मतलब जो भी हमें चाहिए होता है हम ऊपर लिखते हैं, हम गवर्नमेंट को बोलते हैं और इमीडिएटली हमें मिल जाता है। इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। जी सर, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज गुप्ता सर, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनसे मुलाकात करके। और दूसरी अच्छी चीज़ ये लगी कि ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे कि किस तरीके से हमारा चंबा और ज़्यादा सुधर सके, हमारा चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, और ज़्यादा सुधर सके। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे इन्होंने संदेश दिए अपनी जर्नी के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू। उनके लिए इनका धन्यवाद करना चाहेंगे और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।